हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनएस प्रश्न बैंक क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। यह हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, 30 क्वेश्चन देखे थे उस पार्ट में भी। यहाँ इस पार्ट में भी हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ निर्देश दे रखे हैं। प्रश्न पत्र में हिंदी विषय के कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसमें हिंदी विषय के कुल टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। सभी प्रश्न क्या होंगे? बहुविकल्पीय होंगे। आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है। ठीक है, और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को करना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक गद्यांश दे रखा है जिससे रिलेट हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमें आंसर करने हैं। तो उन क्वेश्चन के आंसर करने से पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा ताकि हमें तुरंत से क्लिक हो जाए जो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पैराग्राफ है। सेठ पुरुषोत्तम पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो, मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूंगी, मैं तुम्हारी बेटी बनकर रहूंगी। मदरसे के अफसर ने कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा, माँ कपड़े सिलती है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी। यह सुनकर उनकी आंख भर आई। उस भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर से दिल को पिघला सकता है। बेकसी और यतीमी को इससे ज़्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने क्या अरमान होंगे और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, यह मेरे पापा ने दिया है। वे अपने बाप के साथ मदरसे आती होंगी, उनके साथ मेलों में जाती होंगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी। यह सब बातें सुन सुनकर इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि मेरा बाप होता। माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मिकता होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव रहता है जिससे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे घर पहुंचा दूं। यह कहकर उन्होंने रोहिणी को अपनी मोटर कार में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थीं और चेहरा जो है वो चांदनी रात की तरह खिल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ ये पैराग्राफ था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेठ पुरुषोत्तम पूना की कौन सी पाठशाला का मुआयना करने आए थे? कौन सी पाठशाला का मुआयना करने आए थे? हमें पहले ही दे रखा है सरस्वती पाठशाला। ठीक है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे ऑप्शन ग, सरस्वती पाठशाला। सेकंड क्वेश्चन है, सेठ जी का दामन किसने पकड़ लिया था? तो यहाँ आंसर लिखेंगे रोहिणी नामक बालिका ने। ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। जो बालिका थी उसका नाम था रोहिणी। थर्ड क्वेश्चन है, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं चलूंगी, ये शब्द किसने और किससे कहे? ये शब्द कहे थे रोहिणी ने। किससे कहे थे? सेठ जी से। तो ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन घ को क्लिक कर दीजिए, रोहिणी ने सेठ जी से। फोर्थ क्वेश्चन है, यतीम किसे कहते हैं? बेसहारा को, बेघर को, जिसके माता पिता ना हो, जिसके दादा दादी ना हो। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ग, जिसके माता पिता ना हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, रोहिणी ने अपनी सहेलियों की तरफ गर्व से क्यों देखा? क्योंकि वो मोटर कार में बैठी थी, क्योंकि सेठ जी के रूप में उसे पिता की प्राप्ति हो गई थी, क्योंकि अब वो गरीब नहीं रही थी, क्योंकि वह खुश थी, बहुत खुश थी। तो यहाँ आंसर करेक्ट करेंगे, क्योंकि सेठ जी के रूप में उसे पिता की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ख को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, शब्द इत्मीनान का प्रयोग करके बनाए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सही नहीं है? वो इत्मीनान से बैठ गया,
इत्मीनान रखो, राजेश आ जाएगा। दमकल कर्मियों ने इत्मीनान से आग पर काबू पा लिया, वो बहुत इत्मीनान से कार चलाता है। तो यहाँ आंसर करेक्ट जो है वो नहीं है, वो कौन सा है जो इत्मीनान शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है जिसमें, वो है दमकल कर्मियों ने इत्मीनान से आग पर काबू पा लिया, क्योंकि आग पर काबू इत्मीनान से नहीं होता है। ठीक है, आग पर काबू पाना बहुत जल्दबाजी में रहता है। आग पर अगर काबू जल्दी से नहीं पाया गया तो आग बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इत्मीनान शब्द का गलत प्रयोग हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन ग को करेक्ट कर देना है, जो कि सही वाक्य नहीं है इत्मीनान का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर। अब हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ। तो यहाँ दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ भी एक गद्यांश है जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। समय का पहिया सदैव चलता रहता है, गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, अतः उसका सही उपयोग करना सीखना ही उन्नति की कुंजी है। कहावत भी है, गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। समय का सदुपयोग करने के लिए प्रत्येक कार्य को करने का समय निश्चित करना चाहिए। अगर हम सब काम समय पर कर लें तो पाएंगे कि हमारा जीवन कितना सुखद, शांत और व्यवस्थित है। हमें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझते, बेकार गप्पे मारते हैं, इधर उधर घूमते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करते, वो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। उनका कोई काम समय पर पूरा नहीं होता। समय सूखी रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है और वो हाथ मलते रह जाते हैं। समय निकल जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तुलसीदास ने कहा है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, अर्थात खेती सूखने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार समय निकलने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपना काम, हर काम समय पर समाप्त कर लेना चाहिए। तो इस पैराग्राफ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें टाइम पर, समय पर अपना काम करना चाहिए, कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी हमें काम करना है वो आज, अभी, तुरंत करना है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। ठीक है, तो ये था, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है समय पर। तो यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, समय का पहिया सदैव चलता रहता है, इससे क्या आशय है? घड़ी कभी नहीं रुकती, समय कभी नहीं रुकता, समय बहुत बलवान है, समय बहुत कीमती है। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा, समय कभी नहीं रुकता, यानी समय का पहिया जो है वो सदैव चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा समय कभी नहीं रुकता। ऑप्शन ख को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, उन्नति की कुंजी क्या है? उच्च योग्यता अर्जित करना, समय का सदुपयोग करना, धन कमाना या उच्च पद पर आसीन होना। उन्नति की कुंजी है समय का सदुपयोग करना। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, का वर्षा जब कृषि सुखानी से क्या आशय है? तो यहाँ आशय है कि वर्षा की अधिकता से फसल खराब हो जाती है, खेती करने के लिए वर्षा आवश्यक है, समय निकल जाने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता, या समय का सदुपयोग जरूरी है। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा, समय निकल जाने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब कृषि सूखती है और उसके बाद वर्षा होती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। कृषि सूखने से पहले अगर वर्षा होती है तो ही मतलब रहता है, बाद में अगर वर्षा होती है, जब कृषि सूख गई है तो उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो इसका आशय क्या है? समय निकल जाने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ग को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, गद्यांश का सबसे उचित शीर्षक क्या हो सकता है? उन्नति की कुंजी, समय का सदुपयोग, समय का महत्व, सफल जीवन। तो यहाँ उचित शीर्षक इस गद्यांश का होगा समय का महत्व। यहाँ समय के महत्व की बात की गई है, तो यहाँ इसका शीर्षक जो हम देना चाहेंगे वो उचित शीर्षक यही होगा, समय का महत्व। ऑप्शन ग को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? समय का सदुपयोग प्रत्येक कार्य को समय पर पूर्ण करके किया जा सकता है। हम अपना समय भी बचा सकते हैं, उसमें प्रत्येक कार्य भी समाप्त हो जाता है हमारा, जो भी करते हैं हम अगर समय पर करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ख करेंगे, प्रत्येक कार्य को समय पर पूर्ण करके। ठीक है, और इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन 12 है, गया वक्त कभी हाथ नहीं आता, मुहावरे का अर्थ है। तो गया वक्त हाथ नहीं आता, इसका मुहावरे का अर्थ होता है जो वक्त गुजर गया है वो कभी वापस नहीं आता है। इसलिए गुजरे हुए वक्त में हमें
समय पर काम करेंगे तो गुजरा हुआ वक्त हमें सही राह दिखाएगा, यह हमारे काम आ सकता है। अदरवाइज गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ख को करेक्ट कर देंगे। गया वक्त कभी हाथ नहीं आता, अर्थात जो वक्त गुजर गया है वो वापस नहीं आता है। तो ये था सेकंड पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हमें पद्यांश दे रखा है, कविता के रूप में अंश दे रखा है, ठीक है। पद्य भाग देखेंगे अब। तो यहाँ शुरू करते हैं इस पद्यांश को। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न, घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के, दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूल फले। आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यों बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए दिन गवाते नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। तो ये बहुत ही अच्छा पद्यांश था। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 इस पैराग्राफ से पद्यांश से रिलेट। सब जगह और सब काल में कौन लोग फलते फूलते हैं। ऑप्शंस हैं, जो भाग्य के भरोसे रहते हैं, जो काम से उकता जाते हैं, जो बाधाओं से नहीं घबराते हैं और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के, जो बाधाओं से नहीं घबराते हैं वे सभी जगह सब काल में फलते फूलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन के को करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, यत्न का क्या अर्थ है। यत्न का क्या अर्थ है बताना है। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा यत्न अर्थात कोशिश। ऑप्शन के को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही का अर्थ है। तो यहाँ इस जो पंक्ति है इसका अर्थ होगा, जिस बात का निर्णय कर लेते हैं और जो बात कहते हैं वो करके रहते हैं। अर्थात सोचते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, जो सोचते हैं वो ही कर दिखाने की उनमें निर्णय लेने की क्षमता रहती है, जिसके अंदर वे बात करते हैं, वे बात कहते हैं और वो ही बात करते हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, जिस बात का निर्णय कर लेते हैं, जो बात कहते हैं वो करके रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ग को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, आजकल करना से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ आंसर करेंगे, आजकल करना यानी काम को टाल देना, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। तो यह जो करते हैं वो क्या करते हैं, काम को टाल देते हैं, आज के भरोसे कल करते हैं, कल के भरोसे परसों करते हैं। जो काम हमें स्वयं करना होता है वो हमें आज और अभी करना चाहिए, कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए। इस पंक्ति का यही आशय है। तो यहाँ इसका अर्थ हो गया काम को टालना, आजकल करना अर्थात काम को टालना। ऑप्शन ख को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, कौन व्यक्ति हमेशा कामयाब रहता है। कामयाब वही व्यक्ति रहता है जो विपरीत परिस्थितियों से भी कभी नहीं घबराता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अटल रहता है, स्थिर रहता है। वह व्यक्ति हमेशा कामयाब रहता है और वह व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस पंक्ति का आशय यही है, जो विपरीत परिस्थितियों से कभी नहीं घबराता है। ऑप्शन क को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, अगर आप अपने शिक्षक की बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा अपने गृह कार्य को समय पर करते हैं तो आपके बारे में कवि के क्या विचार हैं।
तो यहाँ आंसर करेक्ट करेंगे, आपको अपने किसी कार्य के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। यदि आप अपना काम स्वयं करेंगे, आप अपना गृह कार्य स्वयं करेंगे, तो आप किसी का मुंह नहीं ताकेंगे, यानी आप किसी की तरफ देखेंगे नहीं, क्योंकि आपका काम तो पूर्ण हो चुका है। इसलिए इस पंक्ति का यह आशय होगा कवि के अनुसार, आपको अपने किसी कार्य के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ग को करेक्ट कर देंगे। तो ये था इस पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट अब हमें एक पोस्टर दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है, मजदूर दिवस से राजस्थान के हर परिवार को मिलेगा 5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 3500 करोड़ का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन, योजना की विशेषताएं दे रखी हैं। तो यहाँ हमें बता रखा है जो योजना लागू की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, चिरंजीवी जो योजना है स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके बारे में यहाँ हमें निर्देश दिए गए हैं। इस पोस्टर में बताया गया है, इसमें लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार आज है 1 मई, ठीक है, मजदूर दिवस से राजस्थान के हर परिवार को मिलेगा 5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना है उसमें जो 3500 करोड़ की लागत का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। इस योजना की विशेषता दे रखी है हमें। तो यहाँ अब इस पोस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। उपरोक्त पोस्टर को ध्यान से देख लिया है हमने। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे कि चिरंजीवी योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, गरीबों को आवास उपलब्ध कराने से। तो चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, चिरंजीवी जो योजना है वो योजना है स्वास्थ्य से संबंधित। ऑप्शन ख को करेक्ट कर देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, चिरंजीवी बीमा योजना किस राज्य में संचालित है? तो यह है हमारे राजस्थान में संचालित है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यह योजना लाई गई थी। तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन क को करेक्ट कर देंगे, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, राज्य के प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो यहाँ इस बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है, यानी कि अपन ऑप्शन जो ख है उसे करेक्ट कर देंगे, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, राजेश के परिवार में 12 सदस्य हैं तथा सभी की आमदनी बहुत अच्छी है, क्या राजेश का परिवार भी इस योजना के लिए पात्र है? तो यहाँ लिखेंगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यह प्रत्येक परिवार के लिए योजना लाई गई है। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी हैं, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए राजेश का जो परिवार है वो इस योजना के लिए बिल्कुल पात्र है। तो यहाँ ऑप्शन क को करेक्ट कर देंगे, हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट देखेंगे 23rd क्वेश्चन, किन परिवारों का प्रीमियम सरकार वहन नहीं करेगी? कौन से परिवार है जिनका प्रीमियम सरकार वहन नहीं करेगी? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा, सैन्य कर्मियों के परिवार। तो यहाँ ऑप्शन घ को करेक्ट कर देंगे, सैन्य कर्मियों के परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, रमेश को 3 दिनों से खांसी की शिकायत है, क्या उसे अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी? तो यहाँ आंसर लिखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 दिन से अगर खांसी की शिकायत है तो उसे अस्पताल से कैशलेस की सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे ख, नहीं बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हमें दे रखा है, नीचे दी गई वाद्य यंत्रों की तालिका को ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हमें वाद्य यंत्रों की एक तालिका दे रखी है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र दिए हुए हैं। सामान्य जन में प्रचलित वाद्य यंत्रों को लोक वाद्य कहा जाता है। लोक वाद्यों को सामान्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तत्वाद्य अर्थात तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न करने वाले वाद्य, घन वाद्य अर्थात चोट या आघात से स्वर उत्पन्न करने वाले वाद्य, अवनद्ध वाद्य चमड़े से मड़े हुए लोक वाद्य, और सुशीर वाद्य जो बाद जो होते हैं फूंक से बजाए जाते हैं, ठीक है, जैसे बांसुरी। इसी तरह से हमें 4 भागों में डिवाइड किया गया है वाद्य यंत्रों को। अब देखते हैं कि घन वाद्य में कौन है।
अवनत वाद्य में कौन है और सुशील वाद्य में कौन है और तत्य वाद्य में कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। घन वाद्य में आते हैं मंजीरा, झांझ, थाली, रमझोल, करताल, खड़ताल, झालर, घुंघरू, घंटा, घुरालिया, भरनी, श्रीमंडल, झांझ, कागरज, लेजीम, तासली और डांडिया। ये हैं घन वाद्य जो कि चोट या आघात से स्वर उत्पन्न करते हैं। अवनत वाद्य में होते हैं चंग, ढफ, धोसा, तासा, खंजरी, मांदल, मृदंग, पखावज, डमरू, ढोलक, नौवत, दमामा, टामक और नगाड़ा, जो कि कैसे होते हैं, चमड़े से मढ़े हुए लोकवाद्य होते हैं। सुशील वाद्य में आएंगे बांसुरी, अलगोजा, शहनाई, पुंगी, सतारा, मशक, नड, मोरचंग, सुरनाई, भूंगल, मुरली, बाकिया, नागफनी, टोटो, करना, तुरही, तरपी, कानी। ये सभी क्या है, फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। और है लास्ट तत्वाद्य जो कि है जंतर, एकतारा, रावण हत्ता, चिंकारा, सारंगी, कामायचा, सुरिंदा, रवाज, तंदूरा, रवाब, तुकाको, भपंग, सुरमंडल, केनोरा, पावरा। ये सभी हमारे राजस्थान के वाद्य यंत्र हैं जहाँ अलग अलग जगहों पर इनका यूज़ किया जाता है। ये तत्वाद्य हैं जो कि तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं, जैसे सितार हो गया, तार के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, गिटार हुआ, ये आधुनिक वाद्य यंत्र। ये बहुत पुराने वाद्य यंत्र दे रखे हैं यहाँ जो कि हमारे राजस्थान में यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से ये वाद्य यंत्र देखा हमने। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 25 है, लोक वाद्यों को सामान्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन के 4 भागों में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन गे को करेक्ट कर देंगे 4। 26 क्वेश्चन है, थाली किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। थाली हम हाथ से पीटते हैं थाली को, तभी तो आवाज आती है। तो यहाँ कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र हो गया, घन वाद्य, जिसमें क्या है, यहाँ लिखा हुआ है चोट या आघात से स्वर उत्पन्न करने वाले। चोट देंगे तभी तो थाली बजेगी, तो यहाँ ख ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। 27वां क्वेश्चन है, जो वाद्य यंत्र फूंक से बजते हैं वे हैं बांसुरी, मोरचंग, तासा, मृदंग, सारंगी, एकतारा, जंतर, करताल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बांसुरी और मोरचंग। ठीक है, सारंगी, एकतारा क्या है, तत्वाद्य हैं और फूंक से बजाए जाने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, सुशील वाद्य। ठीक है, तो सुशील वाद्य में आएंगे बांसुरी और मोरचंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, अवनत वाद्य और तत्वाद्य का सही युग्म। अब यहाँ बताना है अवनत और तत्वाद्य का सही युग्म। अवनत क्या होता है, अवनत होता है जो चमड़े से मड़े हुए होते हैं, तत् होते हैं जो हम तारों से बने हुए यंत्र देखते हैं, वाद्य यंत्र देखते हैं, वो होते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन घ, चंग और सारंगी। सारंगी है तत्वाद्य और चंग क्या है, अवनत वाद्य, जो कि एक चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। 29 क्वेश्चन है, आपके घर अचानक नवजात शिशु के जन्म की खुशखबरी का फोन आया है। आप अपनी खुशी की जानकारी आस पड़ोस में किस वाद्य यंत्र को बजाकर देंगे। तो यहाँ जब शिशु का जन्म होता है, राजस्थान में नवजात शिशु का जब जन्म होता है और खुशखबरी आती है, तो हम थाली बजा करके अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले कोविड में प्रधानमंत्री के द्वारा भी थाली, घंटी इत्यादि बजाई गई थी, ताकि इन आवाज़ से जो गूंज है इससे पॉजिटिव वाइब्स आएँ। तो हम लोगों ने बजाया था, सभी ने अपने अपने घरों की छत पर चढ़कर, किसी ने बाहर निकलकर थाली, घंटी जो भी अपने हाथ में था, जो भी हमें लगता है कि इससे सुर निकल सकते हैं, तो हमने बजाया था। तो थाली को जब पीटा जाता है, जब किसी के जन्म की खुशखबरी का फ़ोन आता है या किसी की जन्म की खुशखबरी की समाचार मिलते हैं, तो आस पड़ोस में इस बात की जानकारी देने के लिए थाली वाद्य यंत्र को बजाकर बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ख को करेक्ट कर देंगे, थाली। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पार्ट का, मंदिरों में बजने वाले वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। तो यहाँ लिखेंगे घंटा। जब घंटे को बजाया जाता है तो दूर तक सुनाई देता है। हमें जब मंदिर में पूजा होती है तो हमें घंटियों की आवाज़ से ही पता चलता है कि मंदिर में पूजा हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन ग, घंटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पार्ट में देखा टोटल 30 क्वेश्चंस, जो कि पार्ट सेकंड है।
इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे जिसमें अगेन हम टोटल 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ हमने सीखा किस तरह से पोस्टर से यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, पद्यांश का यूज़ करते हुए आंसर करने होते हैं, समझते हुए गद्यांश को समझते हुए हमें आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से ये था आपका हिंदी प्रश्न पत्र जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं। हम इसी तरह आगे भी आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।